आपने मेरी इज्जत का फलूदा करवा गया। 20 साल की उम्र थी मेरी, मुझे क्या पता क्या लेटर। उस लाइन में आप कैसे घुसे थे? क्योंकि आप फिर आपने कॉलेज की पढ़ाई की? 1984 में ही दिसंबर में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया और मेरे बच्चे के कोई चांसेस नहीं थे। 20% चांसेस थे। मेरे बच्चों के अंदर एक फैशन का बहुत बड़ा ट्रेंड आया जिसको मैं भाप नहीं, मैं बहुत फोकस हूँ, मैं सरफराह हूँ। टीम देखिए, आपने बहुत ज्यादा विश्लेषण किया है मेरे तक पहुंचे तक। हाँ, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो आपके चाहते हैं, जो आपके गोल है, जो आपके। आपने घर से चोरी भी की थी। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग अमर में। और आज जो व्यक्ति विशेष हमारे साथ है उनका आप सबको परिचय दे देता हूं। मेरे साथ अनुराग अग्रवाल सर हैं, जो एक फैशन डिजाइनर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चलाते हैं, बिजनेस कोच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, इतनी दूर से आए, आप बहुत 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 धन्यवाद। मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मेरा इंटरव्यू लें। सर, शुरुआत की बात करते हैं। जब आप स्कूल कॉलेज में थे या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? क्योंकि आपकी एज काफी है, जैसे कि 59 प्लस हैं आप, तो ऑलमोस्ट 60 हो चुके हैं। तो सर, उस दौरान की बात करें जाए एजुकेशन की या आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, तो उस समय आपका कैसा माहौल था? माहौल क्या था? माहौल मुझे याद है जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक इंग्लिश स्कूल में डाला था और लड़कियां साथ में थी, उसी कोएड स्कूल था। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा था, अच्छा तुम कोएड में जाती हो, लड़के साथ में रहती है। ये तब की बात है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ 67 की। अच्छा। हम 64 बोर्न, तो 67 में पड़ोसी ने मुझसे पूछा था, लड़कियां साथ में रहती है? उस टाइम का माहौल है। अच्छा, और अगर आप मेरी एजुकेशन के पूछते हो तो मेरी एजुकेशन बहुत ही खराब रही। मेरी मदर जो थी एजुकेट थी, स्कूल में टीचर थी, फादर भी स्कॉलर रह चुके हैं, लेकिन मैं फेल होता गया। अच्छा। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, समझ में आती नहीं थी, पूरा इंग्लिश स्कूल था, घर में सारा इंग्लिश का माहौल था। उसके बावजूद भी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, जब मेरी उम्र 4-5 साल की थी, तब मैं फेल हुआ। फिर उसके बाद उसी स्कूल में मैं 6 में फिर दोबारा से स्कूल फेल हुआ। जितने भी सब्जेक्ट थे इंग्लिश के, जैसे साइंस में मेरे आए थे 100 में से 6, सोशल स्टडीज में 100 में से 5 और इंग्लिश में 100 में से 1, और वैल्यू लग गया तीनों के अंदर। हिंदी और मैथमेटिक्स में बच गया। अच्छा, हिंदी और मैथमेटिक्स में आप बच गए। मतलब आपका 33 नंबर भी नहीं ला पा रहे थे सही से? नहीं ला पा रहे। 33 मैं कहा, 100 में से 6, 100 में से 5, 100 में से 1 आए। मतलब 33 आप तो बात करें, 10% तक नहीं आते थे मेरे मार्क्स। इंग्लिश को मैं जाता हूँ कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता होता। अच्छा सर, कई बार होता है ना कि आप जिस एरा में पैदा हुए, क्योंकि देश गरीबी से उभर रहा था, तो क्या आपकी पढ़ाई पे उस सब चीज का असर पड़ता था, आपकी फैमिली के पे, इनकम पे? देखिए, मम्मी तो स्कूल में टीचर थी और पिताजी जो है वो बिजनेस के लिए जाया करते थे। तो हम लोग, आप ये मान लीजिए कि लोअर और मिडिल के बीच में थे। अच्छा, लोअर। तो गुजारा चल जाता था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं थी। 1 BHK में रहते थे, एक कमरा था, एक बेडरूम था और एक लिविंग रूम था, तो गुजारा चल जाता था। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते थे। मम्मी सुबह 3:30 बजे उठती, वो स्कूल जाती। स्कूल उनका था 40 किलोमीटर दूर, गुड़गांव के अंदर। हम लोग थे नॉर्थ दिल्ली के अंदर। फिर पिताजी दुकान पे जाकर, उस समय तो वैसा साधन भी नहीं हुआ करता होगा कि 3-3 बसें बदला करते थे। बसें बहुत खड़खड़ करके चलती थी। सुबह सुबह मम्मी को 5 बजे निकलना होता था। मेरा, मेरे बड़े भाई का, पापा का, सबका ब्रेकफास्ट लंच बना के जाती, क्योंकि शाम को आते थे उनको कई बार 4, 5, 6, 7 बजाया करते थे। तो मेहनत तो दोनों ने बहुत करी है। पापा 7 दिन काम किया करते थे, मम्मी 6 दिन काम करती थी। मम्मी को सोने को मिलता था 4 से 5 घंटे, रात को 11 बजे सोती, 3:30 बजे उठती। यही मैंने उनको देखा है 27-28 साल तक। तो मेहनत करते हुए देखा है, वैसे ही मैं बना हूं। अच्छा सर, आपने अपने एक वीडियो में कहा था कि आपने घर से चोरी भी की थी। हाँ, जब मेरी उम्र थी 8, 9, 10 साल की। अच्छा, मैंने कब कहा था? वो आपने कितनी वीडियो देख ली मेरी? मैंने करीबन, मुझे खुद ही याद नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ था कि मम्मी का ड्रीम था कि हम लोग को एक 1 BHK से शिफ्ट करके हमको कोठी में जाना है। तो मम्मी पहले दिन से पैसे जमा कर रही थी। तो एक बारी शायद 2 रुपए थे या 10 रुपए थे, तो मैंने ये चुराए थे और तब मम्मी रोती रही। घर में 2 तो जने थे, बड़ा भाई था, छोटा भाई था, नौकर शौकर कोई थे नहीं। तो मम्मी को पता था, लेकिन मम्मी ने मुझे डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, बस रोती रही क्या मेरी कोठी दूर हो जाएगी। तो फिर मैंने जाके बोला, तो गले लगाया और साथ मुझे एग्जांपल दिया कि गांधी जी ने भी एक बार चोरी की थी, उन्होंने जाके माफी मांगी थी। तो मुझे गांधी के साथ कंपेयर किया था माँ ने, तो मैं बहुत रोया। उसके बाद मैंने कभी चोरी नहीं करी, पूरा सोच लिया आगे से ईमानदारी से रहना। अच्छा सर, जो घर आपके मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से खरीदा था, आज उस घर की वैल्यू करीबन 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ के आसपास है। तो कैसा लगता है कि आप
उस घर को ऑन भी करते हैं, आप कहते हैं कि माता पिता ने खरीदा, कैसा फील होता है आपको आज की डेट में? क्योंकि आपके अपनी कमाई पे तो आपको ऑफिस जाहिर सी बात है प्राउड होगा, पर एक होता है ना पुश्तैनी हो जाता। मैं हर हालत में अपने माता पिता को बहुत ज्यादा इज्जत देता हूँ। जो कुछ मैं हूँ उनके कारण से हूँ, जैसा बना हूँ मैं उनके कारण से हूँ। अगर मैं भी आज 18, 20, 22 घंटे मेहनत करता हूँ, मैं भी, मेरा पूरा परिवार जो है मेहनत करता है, उनके कारण से करता है। आज जो कुछ भी है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। एक बड़ी से आलिशान बंगले में रहता हूँ उनके कारण से। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना मेहनती हूँ, जो मेरे पास संस्करण है, जो मेरे पास एटीट्यूड्स हैं, मेरे जो मैनरिज्म्स हैं, सब कुछ माता पिता के तो दिए होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। अच्छा सर, आपने बताया कि आप स्कूल में फेल होते रहे, तो कॉलेज तक कैसे पहुंचे? कॉलेज क्योंकि 10th में तो हुआ ये कि पहली बार मैं जब फर्स्ट टाइम में फेल हुआ, तो फादर ने जाके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हाँ कर दी, मेरी कंपार्टमेंट कर दी, मैंने बहुत मेहनत करी, पास हो गया। 6th में जब फेल हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई सर्टिफिकेट उन दिनों लेते नहीं थे, तो 6th फेलियर जो प्राइवेट स्कूल का था उसका 7th में एडमिशन मिल गई, 1 साल मेरा बच गया। 10th में जब मैं फेल हुआ, तीसरी बार 10th में भी फेल हुए? आपने मेरी इज्जत का फलूदा करवा गया। 10th में तो मजा आया। अब तो गवर्नमेंट स्कूल था मेरा, तब भी मैं फेल हुआ। इंग्लिश का बेस ही नहीं समझ में आ रहा था मुझे, समझ में आता था मुझे क्या था। तो जब 10th में फेल हुआ, तब हमारे 1979 में एक पेपर होता था 150 मार्क्स का, पासिंग चाहिए थे 50, मेरे आए 33, और जब रीवैल्यूएट कराए तो रह गए 22। तो 24 जी बने तो 26 बने, 2 बन के रह गए। उसके बाद 1979 में ये रूल आया था कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट में से एक, 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में पास हो तो आप पास हो जाओगे, बेस्ट ऑफ 4 चलेगा। ये रूल जो था सिर्फ 2-3 साल के लिए बना था, शायद मेरे लिए बना होगा कि फिर 10th में फेल होके भी मैं पास हो गया। 11th में मुझे इंग्लिश नहीं मिली और मुझे इंग्लिश चाहिए भी नहीं थी। मैंने कॉमर्स ली और सारे के सारे सब्जेक्ट मेरे हिंदी के थे, सारी बुक्स मेरी हिंदी की थी, मैं बच गया। 11th में मार्क्स आए, 12th में आए, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में आके धुन सवार हो गई कि मुझे लॉयर बनना है और आना भी है दिल्ली लॉ फैकल्टी में के अंदर। अच्छा, दिल्ली लॉ फैकल्टी यानी कि दिल्ली ये लॉ फैकल्टी के अंदर, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है। दिल्ली की शायद इंडिया की टॉप 3 या 4 या 5 में से एक है, और उस समय तो बहुत मान्य भी होगी। अभी भी है, तब भी थी। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बहुत मेहनत करी और मैं पूरे कॉलेज में 3rd आया। पहली लिस्ट में मेरा नाम था। मुझे तब भी इंग्लिश नहीं आती थी, मेरी सारी बुक्स हिंदी में थी, और पहली लिस्ट में दिल्ली लॉ फैकल्टी की मेरा नाम था। और मैं चौड़ा होके पहले क्लास में जाके बैठा हूँ और प्रोफेसर आया और जब उसने मुंह खोला वो इंग्लिश में, समझ में कुछ आए नहीं। मैं उठ के 4 डेस्क पीछे, फिर 4 डेस्क पीछे, फिर 4 डेस्क पीछे, फिर करके पीछे वाले गेट से बाहर निकल गया। अच्छा, मतलब पहले ही दिन आप बैक बेंचर बने और पहले ही दिन? नहीं, मैं बैक बेंचर नहीं था, पहली बात में सबसे आगे की बेंच में, मतलब आप चौड़े होके बैठा हुआ था। कॉलेज में 3rd आया हूँ। तो अच्छा सर, आपने लॉ की भी पढ़ाई की? नहीं कर पाया, नहीं बता रहा। उसके बाद मैं बाहर निकला, फिर मैं नीचे लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाके मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई बुक होगी हिंदी में? कहते यहाँ पर कोई बुक हिंदी में नहीं है, जब आपका एग्जाम आएगा वो भी पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा। और मुझे तो क इंग्लिश में क्या कहते हैं, ABC कहते हैं ना उसको, वो भी नहीं आती थी मुझे। अब तो नियम भी आ गए हैं कि जितने भी UPSC टाइप के या लॉयर टाइप के एग्जाम होंगे वो हिंदी में भी हो सकते हैं। पर उस समय के लिए किसी ने कोई एफर्ट नहीं किया उस समय की गवर्नमेंट से कि अप्लाई कर, आपको इंग्लिश नहीं आ रही, तो आपने कभी लेटर नहीं लिखा कि गवर्नमेंट को? 20 साल की उम्र थी मेरी, मुझे क्या पता क्या लेटर लिखना था। वो अब जाके मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो शायद मैं लॉयर बन जाता। लेकिन 6 महीने, जिसको 20 साल में इंग्लिश नहीं है, उसको 6 महीने में क्या आती? जान लीजिए, अब जो हो गया, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और 23 साल से मैं एक पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जहां मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि कैसे मंच बना के आपको हिंदी में, इंग्लिश में आपको भाषण देना है, स्पीच देनी है, कंटेंट बनना है, बोर्ड रूम का एड्रेस करना है तो कैसे करना है, मंच पे आके लोगों को संबोधन करना है तो आपने कैसे करना है, इंटरव्यू को फेस करना है तो कैसे करना है, तो हाउ टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड एड्रेस ऑडियंस। अच्छा सर, 13 साल तक आपने फैशन डिजाइनिंग का भी किया है बॉलीवुड के अंदर, राइट? बॉलीवुड में नहीं, इंडिया में। बॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड में नहीं, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। मैं डिजाइन करता था और अपने मैन्युफैक्चर करके। मैंने आपकी फोटो देखी थी सोनम कपूर के साथ, तो मुझे लगा आप बॉलीवुड में भी। सोनम कपूर के साथ? सोनम कपूर ने मुझे अवार्ड दिए हुए हैं। अच्छा, अवार्ड दिया? उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था बेस्ट बिजनेस कोच का, तो ये था। लेकिन अदरवाइज बॉलीवुड में नहीं था। मैं फैशन डिजाइनर था और मैं गारमेंट का मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता था 1989 से लेकर 2003 तक। अच्छा, हाँ। तो सर उस लाइन में आप कैसे घुसे थे? क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई की थी उस दौरान? हाँ, मेरी कॉलेज पूरा हुआ, मैंने बताया आपको, मैं कॉलेज के अंदर 3rd भी आया। मैंने आपको बताया लॉयर की पढ़ाई तो लॉयर नहीं कर पाया ना मैं। लॉ क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे दिल्ली लॉ फैकल्टी में
एग्जामिनेशन के लिए अपियर नहीं हुआ और 1984 में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाई किया। ग्रेजुएशन किस में किया आपने? फिर उसके बाद 1984 में उसके बाद मैंने डैडी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मुझे 1984 में ही दिसंबर में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया और मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे, 20% चांसेस थे मेरे बचने के। और फिर उसके बाद फादर ने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने मेरे साथ में लग करके मेरे पर मेहनत करी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, बड़े छोटे हर एक के पास लेके गए और किस ढंग से मुझे बचा लिया। और बचने के बाद फिर उसके बाद मैं 6-7-8 महीने के बाद फिर मैंने दुकान जाना शुरू किया, जो पापा का बिजनेस था उसको मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके 2 साल के बाद 1986 में डैडी ने मेरे लिए फैक्ट्री खोल के दी समयपुर बादल इंडस्ट्रियल एरिया में कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस की। वो 1.5 साल तक नहीं चली, उसके बाद ये चलनी शुरू हुई और जब ये ब्रेक इवन पे आई तो मुझे लगा कि मुझे फैक्ट्री नहीं चलानी। 1988 दिसंबर की बात है और उसके बाद मैंने फैक्ट्री को बंद करने में 3 महीने लगाए, फैक्ट्री को बंद किया। उसके बाद मैंने एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया 6 महीने का और उसके बाद मैंने अपने आप को नवंबर 1989 में लॉन्च किया एज ए फैशन डिजाइनर और लॉन्च होते ही मैं पिट गया। 3-4 महीने के बाद मुझे अपनी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। फिर उसके 2 महीने के बाद फिर मैंने और जुगाड़ किया और उसके बाद जब मैं उठा तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं गया। तो सर 13 साल में आप फैशन डिजाइनर रहे हैं, वो दौरान कैसा फेस आया? क्योंकि 13 साल में तो आप जिस ऊपर नीचे रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि वो तो दौर ऐसा था कि वो 90 का दशक भी आ रहा था, फिर 2000 का दशक भी आने लगा, तो उस सब में तो मतलब फैशन का ट्रेंड भी बदल रहा था। हर फैशन के ट्रेंड नहीं तो मुझे मारा। 1997 के अंदर एक फैशन का बहुत बड़ा ट्रेंड आया जिसको मैं भाप नहीं पाया और मेरा हाल वही हो गया जो नोकिया का हुआ 2008, 2009, 2010 के अंदर। मैं समझ नहीं पाया कि फैशन क्या है और समझने के कारण से मुझसे गलत स्टेप होते गए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती चली गई और मैं एक के बाद एक मैं गलतियां करता चला गया। और 1997 का जो मेरा जो गलतियां थी वो मुझे बहुत भारी पड़ी और जिसके कारण से 6 और साल लगे मुझे अपने बिजनेस को क्लोज करने में। मतलब आपकी लाइफ में इतने ट्रेजेडी आई, फिर भी आपने बाउंस बैक करके अपने आप को बिल्ड किया। तो इन सब चीज से आपने क्या अब तक अपनी लाइफ में उस समय तक सीख लिया था? एक चीज है, मैं बहुत फोकस हूं, मैं सरफराह हूं, मैं बहुत फोकस हूं। जो एक मन में ठान लेता हूं मैं ठान लेता हूं, अगर मुझे करना है तो ये करना है। अच्छा सर, आपने 1997 की बात की और फिर 2000 का दशक भी आया, फिर उसके बाद शायद आपने 2007 के आज से पब्लिक स्पीकिंग 1997 मैंने पब्लिक स्पीकिंग का इंस्टीट्यूट खोल लिया था जब मेरा गारमेंट्स का बिजनेस चल रहा था। अच्छा 21 में सन 2000 मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा 2000 मतलब 21 में तो मेरे पूरे 23 साल होके चुके हैं। 21 में सन 2000 मैंने स्टार्ट किया था, ना वो चलता था ना मेरे गारमेंट चल रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन दोनों को मैं करता गया। अगर मैं आपको बताऊं 2-3 बातें कैमरे में रखना हो तो रख लेना। 1998, 1999 और 2000 में मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं एमएलएम में किया है, मैंने एमबीए किया है, मैंने हर्बल लाइफ किया है। फिर उसके बाद मैंने सड़कों पे नाइटियां भी बेची हैं। अपने दोस्त की दुकान एएल मार्केट शालीमार बाग के अंदर, उसकी दुकान के बाहर मैंने नाइटियां लगा के मैंने सड़कों पे नाइटियां भी बेची हैं। समय आया, बहुत बुरा आया मेरा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि बता के चुका हूं। 1997 में जो मुझसे गलतियां होती चली गई। तो ये भी दौर मैंने देखा है। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट खोला 21 में सन 2000 को, ये भी नहीं चला, उसको तो चलने में 7 साल लग गए। लेकिन ऐसा सरफिरा था कि मुझे तो यही करना है, क्योंकि इसी के कारण से मुझे कॉन्फिडेंस आया था, इसी कोर्स के कारण से मुझे इंग्लिश बोलना आया था, इसी कोर्स के कारण से मुझे जिंदगी आई थी, सांस आई थी मेरे जीवन के अंदर। तो इसको तो मैंने सोचा हुआ था कि इसको तो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैंने सीखा है, जो अपने आप को चेंज किया है, यही मैं दूसरों को चेंज करूंगा। तो ये मैंने बंद नहीं किया और मुझे मालूम था, मैंने अपने गुरु को देखा था, उसके बाकी डिसाइपल्स को देखा था कि उनकी हालत खराब ही थी, ये कोर्स चलते नहीं थे और मुझे पता नहीं था कि मेरा कोर्स एकदम से टेक ऑफ कर जाएगा 2007 में। तो मैं लगा रहा यही सोच के कि चलो साइड में अपना मैं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहूंगा, यही मेरा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये तो पता नहीं था कि इसकी मेरा मेन प्रोफेशन बन जाएगा ये। अच्छा 2007 में ये टेक ऑफ हुआ, उसके 2 साल बाद आप यूट्यूब पे भी आ गए? नहीं, फिर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल के वो देखा नहीं? 2009 में मैं सब सोशल मीडिया के अंदर आ गया था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में हम लोगों ने लॉग इन किया, लेकिन वीडियो मेरी चलती नहीं थी। मैं आपको बताऊं एक चीज जो आपको बताता हूं मैं, जो सबके लिए शायद एक संज्ञान हो सकता है। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, इट्स ऑल ओके? हाँ। अच्छा, तो 2009 से लेकर 2017 मार्च तक मैंने 225 वीडियोस डाली थी और मेरे सब्सक्राइबर जानते कितने थे? 1064। तो समझ सर, तो आप हैरानी हुए? नहीं 225 वीडियोस 8.5 साल के अंदर 1064 सब्सक्राइबर सिर्फ। वो तो हम किसी को बोल नहीं सकते ना किसी सब्सक्राइब करो, हमारा कंटेंट पसंद आना चाहिए। हाँ, मेरा कंटेंट जो था वो ऐसा था, मैं जो भी अपनी मेरी ट्रेनिंग होती, क्योंकि मेरे सेंटर्स बहुत खुल रहे थे,
2007 के अंदर 8, 9, 10, 11, 12 मेरे पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर सेंटर खुलते चले गए, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर खुलते चले गए और 12 के करीब मेरे सेंटर्स हो गए थे। और मैं सबको दिखाता कि ट्रेनिंग का मैं उठाता, उसको बिना कोई एडिट किए। व्लॉग वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं ना सब। अच्छा हाँ, नहीं व्लॉगिंग हमारा व्लॉग हम लोग नहीं, जो हमारा व्लॉग वाला चैनल जो नहीं चल रहा, उसका रीजन ये है कि हम लोग इसके अंदर रेगुलरली व्लॉग नहीं डालते। महीने में 1 डालते हैं, कभी डालेंगे 2-3 इकट्ठे डाल देंगे, इस कारण से नहीं चल रहा। हाँ वही, मैं यूट्यूब वाला हम लोग रेगुलर नहीं है। मैं समझा ब्लॉग की, ब्लॉग तो मेरा बहुत वो तो मैंने देखा था, मैं नहीं देखता, उसको टीम देखती है। और ब्लॉग जो है, ब्लॉग तो अपने शौक से मैंने करे हैं, कभी 2 महीने तक 1 डाल दी, कभी 1 दिन में 2-2 डाल दी, तो वो तो सिर्फ शौक के लिए, चलो मैं कहीं पर गया वीडियो उठा करके डाल दिया अपने लिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपका बैंक वालों से क्या इशू हुआ था अभी हाल फिलहाल में? आपने वीडियो डाली थी तो। एक नहीं, मुझे बैंक के ऊपर बहुत सर के इतने बैंक है जितना अगर किसी देश आपने पूरा का पूरा अध्ययन कर रखा है, मेरे पूरे चैनल का पूरा अध्ययन कर रखा है। देखो आईसीआईसीआई बैंक का मैंने आपको बताया था, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मैंने नया अपना वो खोला, अकाउंट खोला, और उन लोगों गवर्नमेंट में नहीं, आपका कोई गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट नहीं है? यूनियन बैंक के अंदर है मेरा। यूनियन में है? हाँ यूनियन बैंक के अंदर है। मैं तो कहता हूँ बॉब में करवा लीजिए, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। नहीं अब तो यूनियन में है, लेकिन खैर जो भी है, मैं अपने आप सारे अकाउंट अब दूसरे बैंक के अंदर रखता हूँ। खैर मुझे इन सभी बैंकों से इश्यूज है जो प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक जो है अनाप शनाप बहुत सारे चार्जेस और इनमें सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पर है मेरे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। ये दोनों अनाप शनाप जो मन में आता है वैसे चार्जेस लगाते हैं। गवर्नमेंट कुछ कह नहीं पाती और हमारे जेब से 500, 1000, 500, 2000, 500, 1000, 2000, 100, 250 करते हजारों लाखों करोड़ रुपए ले जाते हैं। आपका तो मतलब काफी पैसा निकले हुए हैं उस बैंक से। आप बता रहे थे 23,000, किसी से 24,000 एक से निकले हैं। 25,000 निकले हैं एक से आईसीआईसीआई बैंक में, जिसने मेरा नया अकाउंट खोला उसमें मैंने कोई पैसा डाला नहीं। 25,000 था और बल्कि 1,500 रुपए और डाला मेरे एक स्टूडेंट ने उसके अंदर, हो गया 26,500। लेकिन 25,000 जब मेरा अकाउंट वहां पर खुला 25,000 रुपए के अंदर, तो इन लोगों ने मुझे ये तो बताया कि उसका मिनिमम बैलेंस जो है 25,000 होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको जो डेबिट कार्ड दे रहे हैं उसके 100 रुपए लगेंगे प्लस जीएसटी लगेगा, उससे 25,000 से बैलेंस जो है वो नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो फिर 1,000 रुपए प्लस जीएसटी हर मंथ का लगेगा। करते करते 2, 3, 4 साल के अंदर सारे के सारे पैसे साफ। उसी बीच में मेरे एक स्टूडेंट 1,500 रुपए भी डाले, वो भी साफ। मैंने अभी तक आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उस अकाउंट से 1 पैसा मैंने विड्रॉ नहीं किया। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक मुझ पर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है, कोर्ट में कहना चाहता है, तो मैं एक वर्ड साफ बता रहा हूं कि उस अकाउंट के अंदर 26,500 का 26,500 रुपए सिर्फ चार्जेस का साइफन ऑफ कर लिया आईसीआईसीआई बैंक में। और अगर बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक ने कौन सा पीछे हटा? वो एक्सिस बैंक ने बिना बताए सिर्फ एक एसएमएस किया और ईमेल किया और मिनिमम बैलेंस को 10,000 से 15,000 कर। तो सर, तो आपने कभी बैंक वालों के टीम से या मैनेजर से, क्योंकि आपको इतने पावर, आपके पास इतना पावर है, तो बैंक वालों से कभी बात देखिए क्या होता है, बैंक वालों को सब मालूम है कि 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके बाद थोड़ा ज्यादा पैसा, इतना पैसा है, छोटे छोटे उसके लिए नहीं आएगा। बहुत लिटिगेशन है, बहुत सारे चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाओगे 3, 4, 5 साल तो बैंक वाले वापस कर देते हैं। लेकिन वो चक्कर लगाने में जाओ, पहले यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर बैंक है, वहां जाओगे तो एप्लीकेशन लिख के दो। एप्लीकेशन लिखने में आपको कम से कम 5, 10, 15 मिनट लगते हैं। जो एक बिजनेसमैन होता है उनका पता है हर इंसान नहीं आएगा, जो आएगा वो छोटा इंसान होगा, जो छोटा होगा उसको दे देंगे। इनकी अप्रोच होती है, और इसी कारण हर इंसान नहीं जा पाता। तो अगर इनके पास अकाउंट है, मान लीजिए 5 लाख, कितना इंसान चला जाएगा? 25,000 चला जाएगा, 50,000 चला जाएगा, तो 4.5 लाख तो नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा उसके 1000, 500, 100, 200, 500, 50 साइफन ऑफ करते, जो कि इनके लिए बन जाता है करोड़ों, अरबों, खरबों बन जाता है। अच्छा सर, मैंने चीज नोटिस की है कि आपके 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 4.1 या 4.23 होंगे, हाँ ऐसा कुछ है। हाँ तो सर, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है आपका, बट कई वीडियो की रैंक आपकी मतलब देखा जाए तो थाउजेंड्स में ही व्यूज रह जाते हैं। कई वीडियो 1,000 से भी ऊपर चले जाती है, लाखों में वीडियो चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि आपकी चैनल्स पे? ऐसे ही होता है, सभी के साथ में ऐसे ही है। अब जाकर उठा के देखिए, जब आप पॉपुलर होते हैं, जब आपका वीडियोस देखने लगते हैं लोग, तो देखते देखते
फिर वो पॉपुलर हो जाती है। कई बार नहीं चलती तो एल्गोरिथम कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कंटेंट में हम लोग कुछ गलती करते हैं, या तो उसके अंदर पीछे की इमेजेस और वीडियोस जो है हमारी बहुत अच्छी नहीं होती होंगी, या कंटेंट हमारा बहुत अच्छा नहीं होता होगा, या टॉपिक जो है वो हमारा अच्छा नहीं होता होगा, या कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर होगी, तभी तो हमारी वीडियो जो है वो लाखों करोड़ तक नहीं पहुंची। और उनकी पहुंची तो उसका मतलब उनके पास कंटेंट अच्छा है। हमने कुछ ऐसी गलती की है जिसके कारण से हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है, तो अगर नहीं गई तो नहीं गई, अच्छी गई तो अच्छी गई, साफ सी बात है। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो नहीं गई तो नहीं गई। अच्छा सर, इतने सालों से आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चला रहे हैं, 23 साल। 23 इतने दौरान कई स्टूडेंट होते हैं ना कि अक्खड़ खोपड़ी होती है उनकी, मतलब सुनते ही नहीं है, तो कई बार आप उनको कैसे डील करते हैं? मुझे उनको देख के अपना बचपन याद आता है कि मैं भी शायद ऐसे ही अक्खड़ रहा हुआ होता होगा, तभी तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया 6th क्लास के अंदर। तो मुझे उनको देख करके मुझे कोई वो नहीं आता, मैं अपने आप से रिलेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि शायद मैं भी ऐसे था, तो मुझे उनको समझना है। शायद मुझे स्कूल में मेरे माँ बाप ने या टीचर्स ने नहीं समझा, उनको लगा कि मैं पढ़ाई में फैसिलिटी, उनको ये नहीं पता था मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। शायद मुझे डिसलेक्सिया होगा कि मुझे अभी भी लगता है कि शायद मुझे कुछ अक्षर होते बी डी लगता था, डी पी लगता था मुझे। तो बच्चा बच्चा है यार, उस बच्चे को आप क्या समझते हो कि वो आपके लेवल की बातें कैसे करेगा? उसके माइंडसेट को समझिए। हम लोग को उसके माइंडसेट को समझ करके उसके हिसाब से उसको चेंज करना है। अपना 6 देखते रहेंगे, 6 है 6, अरे भैया हो सकता है 6 9 हो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कभी भी ऐसे बच्चे आते हैं जो एडमेंट होते हैं, जो चेंज करने को तैयार नहीं होते, मैं उनके लेवल में जाकर उनको समझाने की कोशिश करता हूं, या मैं खुद समझता हूं, उनके हिसाब से अपना मोल्ड कर लेता हूं। क्या मुश्किल थोड़ी होता है, थोड़ा धैर्यता की जरूरत है, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, और क्या। अच्छा सर, मैंने एक चीज नोट की है, आपका ब्लॉगिंग चैनल जब मैं देख रहा था, आप व्लॉग बोलिए, व्लॉगिंग चैनल देख रहा था, तो मैंने एक चीज नोट की कि आपके जो स्टाफ हैं उनमें से कुछ स्टाफ आपको आपके नाम से बुलाते हैं। हमारे यहाँ पर रूल है कि कोई भी मुझे अनुराग जी नहीं कह सकता, मुझे मिस्टर अनुराग नहीं कह सकता, सर नहीं कह सकता। अभी आपने मुझे अनुराग सर कहा था तो मेरे कान खड़े हो गए थे। हमारे यहाँ पर मैं क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग कोर्स रन करता हूँ, ये पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है अमेरिकन कोर्स है, ये अमेरिका से आया है। पहली बात, वहां पर जो भी बुलाता है सबको सब छोटा हो बड़ा हो, बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को नाम से बुलाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हमारे यहाँ पर ये छोटा बड़ा स्टार्ट हो गया तो बड़ा बड़ा जो है 50 साल का इंसान जो है 15 साल के सामने नहीं बोलेगा, 15 साल का बच्चा बच्ची जो है वो 50 साल वाले के सामने नहीं बोलेगा। हमारा हेटेरोजेनस ग्रुप होता है, एक ही ग्रुप में हर उम्र होता है, हर कलर कास्ट क्रीड होता है। तो इस कारण से ये नाम से बुलाने का जो कल्चर है हमारे यहाँ पर है, जी मिस्टर, ये हम लोगों ने हटा रखा है। अगर आपने मुझे अब के बाद बोला तो 100 रुपए मैं आपसे लूंगा। नहीं बिल्कुल 100 रुपए हैं में। तो मतलब कई बार होता है ना कि मैंने कई वीडियो में भी बोला है अपनी ऑडियंस को भी, जो नीचे लिखते हैं कि सर सर सर, मैं ये कहता हूँ कि सर मत बोलो, कि आदत पड़ी हुई है मुझे सर न सुनने की। बट एक होता है ना कि डूइंग रिस्पेक्ट, तो आपको अगर ऐसा होता है कई बार हम डिसरिस्पेक्ट में सामने वाले को नाम से बुला देते हैं, डूइंग रिस्पेक्ट हम नाम लेते हैं। मैं वही सबको कहता हूँ कि आप रिस्पेक्ट दीजिए। जो नाम से आप मुझे बुलाते हैं, घर पे जाके अपने डैडी को अगर आपने नाम से बुला लिया और पड़ गया आपको एक खमा कर, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो आपने जो रिस्पेक्ट देनी है बाकियों को दो, यहाँ पर आके आपने रिस्पेक्ट देनी है, तो इस कोर्स से जो आप चेंजेस लेके आओगे वो मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होगी। अच्छा सर, आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चलाते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको आज के युवाओं की तरह रह के समझना पड़ता है, क्योंकि आप स्टाइलिश हैं, आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो आज के युवाओं से रिलेट कर जाती हैं। तो कितना टाइम लग जाता है आपको समझने में कि आपको एक युवा के माइंडसेट को आज की डेट में? एक डॉक्टर को अपने मरीज के मर्ज को समझने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम मुझे लगता है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बस डॉक्टर समझ जाता है, मजबूर डॉक्टर सब समझ जाता है अपने मरीज को कि क्या उसको बीमारी है क्या नहीं है। बिल्कुल इसी ढंग से वो मुंह खोलता है, बातें बताता है, 1-2 मिनट में मैं सब समझ जाता हूँ। 23 साल बाल सफेद हो गए यार, क्या से बातें करते हो, सब समझ में आ जाता है। अच्छा सर, सॉरी फॉर सर बोल गया, कोई बात नहीं, 100 रुपए ले लेंगे आपसे। तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि आप इतना स्टाइलिश रहे हैं, कई आपकी फोटो देखी मैंने बहुत सारी, पर तो ये रहता है ना कि एक मॉडलिंग भी कर सकते थे आप, मॉडल में क्यों नहीं गए आप? क्योंकि इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस है आपको, फैशन डिजाइनिंग का। मैं इतना अच्छा स्टाइलिश हूँ, मॉडल क्यों नहीं बना, मैं एक्टर क्यों नहीं बना, ये बात मेरी बीवी को बताओ, वो तो मानती नहीं है, तो कहती कुछ है ही नहीं, तो ऑर्डर ही चाह रहा है। तो बिकार ने गलती से शादी कर ली तो मैं नहीं, अगर आप कहते हैं तो घर में झगड़ा हो जाएगा, वीडियो चलता नहीं, कोई स्टाइलिश नहीं हूँ, बस मैं इतना ख्याल रखता हूँ कि फैशन डिजाइनर रह चुका हूँ मैं, तो बस उसके हिसाब से मैं अपने आप को जज करता रहता हूँ और
अप टू डेट रखता हूँ मैं आज भी। मेरे अंदर फैशन डिजाइन मेरी आज भी है, दिमाग में वही सारी कैलकुलेशन चल रही होती है। स्टाइलिश कुछ नहीं है, बस अपने आप को मैं फैशन के साथ में अपडेट रखता हूँ। मैं फैशनेबल नहीं हूँ, कोई टैटू नहीं लगाता, कोई यहाँ पर नोज पेन नहीं लगाता, कोई यहाँ पर वो नहीं रखता मैं। हाँ, अब से 5-6 साल पहले मेरे बाल थे इतने लंबे लंबे से। अच्छा। हाँ, 2017 के अंदर लंबे से मेरे बाल हुआ करते थे, जो 1 साल के मैंने रखे, 1 साल भी नहीं, 6-7 महीने के लिए मैंने रखे। वो किस कारण से? ऐसे ही शौक आया कि चलो बाल लंबे रखते तो बाल लंबे रखिए। तो घर पे तो आपको बोला? आप देखिए, मुझे अवार्ड मुझे मिले सामने की तरफ, तो इसके अंदर मेरे बाल जो है काफी लंबे हैं, यहाँ तक कि मेरे बाल हैं 6 महीने तक रखे थे। तो घर पे आपके डॉटर या आपकी वाइफ कुछ नहीं कहते थे? सपोर्ट होगा, लोगों ने कहा रखना है रख लो, कोई बात नहीं, दिमाग इसका खराब हो गया, बाल रखने हैं इसलिए रख लो। अच्छा सर, हाँ, आपने अपनी डॉटर को पढ़ाया लिखा, क्योंकि आज इंडियन एजुकेशन या इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो वो लोग बच्चे को पढ़ाते नहीं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो एजुकेशन के लिहाजे से आज के पेरेंट्स को, या मिडिल क्लास या लोअर क्लास हैं जो लेबर टाइप के लोग हैं, उनको अपने बच्चों को किस लेवल तक पढ़ाना चाहिए और कितनी शिक्षा देनी चाहिए? क्योंकि आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, आज वो फॉरेन में सेटल है अपने फैमिली के साथ। तो आप बहुत अच्छी रिसर्च करके आए हैं मेरे बारे में। बैंक में कितने पैसे आपको सब पता है, मुझे ख्याल से ये भी पता है। नहीं। अच्छा, तो आप बात कर रहे थे कि क्या हमको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में मैंने कहा है कि क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। जितना पढ़ा सकते हो उतना ज्यादा आपका बच्चा जो है वो आगे सफल होगा। और एजुकेशन, मैं तो आज भी 59+ का हूँ, मैं आज भी आपके जाने के बाद मैंने पढ़ना ही है। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, खूब देखता हूँ, खूब वीडियोस देखता हूँ मैं, और ऐसी एजुकेशन वीडियोस देखता हूँ, ब्लॉग में पढ़ता हूँ, कितनी बुक्स, कितने ब्लॉग्स। अब मेरे घर पे आ जाएंगे तो आपको बुक्स ही बुक्स आपको मिलेंगी, बुक्स ही बुक्स मिलेंगे आपको। और अब तो सारा का सारा किंडल पे हो जाता है, तो अब मैं नई बुक्स नहीं खरीदता, सब कुछ किंडल पे पढ़ता हूँ मैं। तो मैं तो बच्चों को भी ये कहूंगा, अपनी बेटी को पढ़ाया है, वो तो मैं चाहता हूँ, मेरा बस चलता मेरा बस चलता तो, हाँ कनाडा में है, बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है आपने। तो मेरा बस चलता है तो मैं तो उसको PhD करवा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक लेवल तक पढ़ाना चाहिए जहां तक वो अपने सही और गलत का फैसला ले सके? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा पढ़ाना, उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ, और बच्चे को क्या, हर एक इंसान को अपने आप को चेंज करना चाहिए, हर ढंग से अपने स्किल्स को सीखो। मैं आज भी स्किल्स सीखता हूँ, मैं आज भी कितने ही ऐसे सॉफ्टवेयर जो मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद सीखता हूँ। मैं अपनी टीम को ज्यादा अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, अपने घर को मैनेज कर सकता हूँ मैं। आई एम सॉरी। तो इस ढंग से मैं स्किल्स को सीखता हूँ, अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करता हूँ, एक सही ढंग से खाना और पीना मैं रखने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर वक्त कार्यरत रहूं, मैं एक्शन में रहूं, मैं अपने आप को हर वक्त सुबह से शाम तक पुश करता हूँ। और सब वो चीजें जो मुझे करनी चाहिए, जो मेरे गोल्स हैं, मैं अपने गोल्स को सुबह से शाम तक करता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ बताइए। अच्छा, 200 रुपए लग गए। हाँ, ये वाला सर मेरे कानों में नहीं पड़ा। मैं ये कह रहा था कि आप YouTube पे कंपैरिजन करते हैं? हाँ, भी करता हूँ, कंपैरिजन भी करता हूँ। कंपैरिजन भी करते हैं। कभी किसी YouTube चैनल वालों की तरफ से आपको फोन आया है कि मिस्टर अनुराग, ये क्या कर रहे हैं आप, अपनी एज का ध्यान रखिए, आप हमारी कंपैरिजन दूसरे से क्यों करते हैं? कभी कॉल आया आपको? हाँ, हमें 2-3 बार आया है। कौन सा चैनल? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा। 2-3 बार आया है और हम लोगों ने उनकी वीडियोस को हटाया है। अच्छा। जिनको अच्छा नहीं लगा। बड़े यूट्यूबर्स के ही आए हैं? बड़े यूट्यूबर्स के आए हैं कि छोटे? यूट्यूबर्स का कोई नहीं आया, कुछ एक ब्रांड्स का आ गया, और हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग को इस ढंग से ब्रांड की निंदा नहीं करनी। तो 2-3 ऐसे ब्रांड्स हैं जिन लोगों ने हमें फोन किया, हम लोगों ने उनकी वीडियोस को हटा दिया। अच्छा सर, आपके नजर में आप भी बिजनेस कोच हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोच है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी यही काम करते हैं, तो आपकी नजर में उनका काम और आपके काम में क्या डिफरेंस है? मुझे नहीं पता, आप ये मत पूछे कि उनके मेरे में क्या काम है, मेरे में क्या फर्क है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सवाल का जवाब मिले जो नहीं, मैंने उनकी ट्रेनिंग नहीं देखी है, मैंने उनके वीडियोस को बहुत वॉच किया है, मैं उनका बहुत अच्छा फैन हूँ, और मैंने उनकी वीडियोस को बहुत ज्यादा वॉच किया है। और एक बार मुझे किसी ने कहा था कमेंट के अंदर कि मैं उनकी वीडियो की नकल करता हूँ, तो मैं उनकी वीडियो की कभी नकल नहीं कर सकता। एक भी वीडियो आप नहीं बता सकते जिसमें मैंने उनके कंटेंट की भी नकल की हो। हाँ, उनके खड़े होने का स्टाइल, वीडियो में कहाँ पर वो एडिटिंग करनी है, कहाँ पर खड़ा होना है, कैसे उसकी शूटिंग होनी है, कैसे एडिटिंग होनी है, ये जो मेरी टीम ने वहां से उठाया है, उनसे हम लोग ने सीखा 2017 में, 2018 के अंदर। और कंटेंट तो मैंने कभी किसी का नहीं उठाया। और मैं यही कहूंगा कि मैंने विवेक बिंद्रा जी को देखा है, मैंने और बहुतों को देखा है, उनका कंटेंट सब यूट्यूब से मुझे पता लगता है। उनके कोर्सेज क्या है, मेरे कोर्स क्या है, ना उनको मेरा पता होगा, ना मुझे उनका। सर क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग बार बार अपने आप को
वो करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन में रखते हैं। तो कितना कितना सही रहता है हमारे को अपने कंफर्ट जोन में रखना, या कभी कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल के काम करना चाहिए? आप कह रहे कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रखना चाहिए अपने आप को। मैं तो कहता हूँ सुबह से शाम तक प्रयासरत रहो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलना है। वही तो मैं आपको बता रहा था, मैं अपने आप को सुबह से शाम तक पुश 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 करता हूँ। जब आप आए हैं, जब 9:30 बजे थे, आपके आने से 1-1.5 घंटा पहले मैं अपने ऑफिस में इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच चुका हूँ। आप जानते हैं, आप यहाँ पर 9:40 पर आए थे सुबह सुबह। मैं 9 बजे आ गया था, मैं आधा घंटा नीचे था। तो आप ऊपर क्यों नहीं आए? ये सोच के कि ऊपर खुला नहीं है? नहीं, मैंने गाड़ी तो देख ली थी आपकी। हाँ। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा आधा घंटा पहले पहुंचूं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ। और हम लोग यहाँ पर 8 से 12 के पहुंचे हुए हैं और रात को 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पर काम करेंगे, अपने आप को पुश करते हैं। मैं ट्रेवल करता हूँ ऑल ओवर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, इंडिया के बाहर, और क्या कुछ नहीं करता। तो अगर आप कंफर्ट जोन की बात करते, तो मैं हमेशा मानता हूं कि हम लोग अगर यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, ये हमारा कंफर्ट जोन है, लेकिन कभी भी मिरेकल्स, कभी भी सफलता आपको यहाँ नहीं मिलेगी अपने कंफर्ट जोन में बैठ के। तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो आपकी चाहते हैं, जो आपके गोल है, जो आपके एम्बिशन है, जो आपकी मिरेकल्स है, वो आपको हमेशा इस कंफर्ट जोन से बाहर मिलेंगे। तो अपने आप को पुश करते जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, करते जाओ, और जहां पर होगा वहां पर जाके एक दिन आप टच करोगे, मिरेकल आपके होंगे, गोल आपके होंगे, लोग आपको कहेंगे लकी। तो आपके सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा 4 मुझे आपको करना चाहिए, इतनी दूर से आए हो और इस ढंग से आपने स्टेज को क्लाइंब करके यहाँ तक पहुंचे। शुक्रिया मुझे आपको करना चाहिए। आप कैसे बातें करें? मेरे 4 तो हो गए हैं कि अब 4 बार सर बोल चुका हूँ और 5वीं बार भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनुराग। मिस्टर पे भी हम लोग साथ पहले। हाँ, मिस्टर पे भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग कि आपने इतना अच्छा क्लाइमेट मुझे दिया कि मैं आपसे कंफर्टली, अप्रोक्स मैंने 20 मिनट का रखा था, अभी 20 मिनट से ऊपर चल रहा है इंटरव्यू। बहुत बहुत इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस चीज के लिए भी शुक्रिया कहूंगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, अपने बारे में बताया, लोगों को तो जानने का मौका भी मिला कि अनुराग अग्रवाल हैं कैसे। और कई बार आपको रोस्ट भी किया जाता है, आपने शायद देखा भी होगा, तो उन रोस्टर्स को भी जवाब मिला होगा कि आप हैं कैसे एक्चुअल में। तो सर इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करें। अगर आपके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप इतनी दूर से आए, बल्कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारे ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें अमर को आगे देखना है और बहुत 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 आगे देखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं और आने वाली वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत सब बेसब्री से इंतजार रहता है, मुझे पता है। तो मिस्टर अनुराग अग्रवाल में हमारे साथ है, इनका चैनल है अनुराग अग्रवाल करके, आप जाके चैनल को देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। और साथ ही में आप मेरी इस चैनल को भी देखते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अपना बेस्ट पार्ट। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल्स में घुमाइए और फैला दीजिए। मैं तो कहता हूँ घुमाधार, बहुत हर वीडियो को आप देखिएगा जरूर, और आपसे इंस्पिरेशन लीजिए कि इस ढंग से चैलेंज होते हुए भी इतनी दूर से आना और गिव अप न करना और लगे रहना, अपने आप को पुश करना। मैं तो कहता हूँ मैं अपने आप को पुश करूँ, जिस ढंग से आपने पुश कर रहे हो अपने आप को, आपसे तो इंस्पिरेशन मुझे लेनी पड़ेगी, अपने आप को और पुश करूंगा ये डिटर्मिनेशन के साथ में। Thank you very much. Thank you very much for watching this video. Thank you.